Hello viewers, I hope all of you are doing fine. So today we are going to discuss our previous topic but with few more concepts. So basically we are discussing dimensional consistency and dimensional accuracy. So now how we can use it in solving problems regarding formula, basically whether these are dimensionally consistent, or अगर हमने कोई formula लिखा है, if we write some formula, how to check whether we have what we have written is right or not. तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, और डायमेंशन चेक करके हम एक आइडिया जरूर ले सकते हैं. जैसे हमने लास्ट टॉपिक पे बात किया था कि अगर ये गलत है तो फॉर्मूला पक्का गलत है, अगर ये सही है तो फॉर्मूला मे और मे नॉट भी, लेकिन किसी एक सर्टेन डिग्री तक हम पहुंच सकते हैं. पहली बात तो ये थी, ठीक है. तो अब इसी कड़ी में चलते हुए हम एक सेकंड बस कुछ क्वेश्चंस में देख लेता हूँ साथ साथ में. तो आपको बेसिकली क्या करना है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको क्लैरिटी और कुछ ज़्यादा मिल जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जो कि फ्यूचर आपको प्रेशर, एक फिजिकल क्वांटिटी है प्रेशर, इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें आपको अलग अलग चीज़ों की वैल्यूज कैलकुलेट करके बतानी है. फॉर्मूले में बेसिकली क्या है, m1 प्लस m2 इंटू x डिवाइडेड बाय a. ये आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है. इसमें m1 क्या है, मास, m2 अननोन, x अननोन. ये दो क्वांटिटी अननोन है. ए क्या है आपका एरिया. अब आपको यहां से क्या करना है पता, m2 और x की डायमेंशन क्या रहेंगी, ये किसकी, इनकी नेचर क्या होगी, कैसी फिजिकल क्वांटिटी ये हो सकती है. ठीक है. तो इस बेसिस पे आपको ये डायमेंशनल कंसिस्टेंसी के फॉर्मूले या डायमेंशनल कंसिस्टेंसी के बेसिस पे आपको देखना है. तो प्रेशर का बेसिकली फॉर्मूला क्या रहता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ये आप नेक्स्ट चैप्टर्स में जैसे जैसे आप प्रोसीड करोगे तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे तो हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे. तो प्रेशर बेसिकली क्या रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया. तो एरिया तो आपके पास ही बिल्कुल सही है. तो इस ऊपर वाली टर्म की डायमेंशन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो फोर्स की डायमेंशन बन जाए. ठीक है. तो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास कितनी है, मास लेंथ इनटू टी इनवर्स स्क्वायर. ये कुछ हमारे पास फोर्स की डायमेंशन है. एरिया की डायमेंशन क्या रहेगी, एल स्क्वायर. ये हमारे पास डायमेंशन है प्रेशर की. अगर हम टेक्निकली देखें हमारे पास एल स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है. तो यहाँ पर हमें एम की निकालनी है. जैसा कि अब पहला पार्ट m1 की आपकी क्या है, मास है. तो हमने सबसे पहली बात की थी कि जो डायमेंशन हैं अगर हम उनको ऐड कर रहे हैं तो दो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम सेम होनी चाहिए. तो हमने क्या क्या पाया, जो डायमेंशन m1 की होगी वही डायमेंशन किसकी होनी चाहिए, m2 की भी वही होनी चाहिए. तो m2 की क्या निकल आएंगी, m2 विल बी मास. ये भी मास की डायमेंशन लिया होगा m. ठीक है, पहली बात तो ये आ गई है. दूसरी बात हमारे पास अब हमें निकालनी है x. ठीक है. तो क्या, अच्छा एक बात और थी, क्या मैं मास को मास स्क्वायर के साथ ऐड कर सकता हूँ. जैसे मान लीजिए एक जगह लिखा हो मास और दूसरी जगह मास स्क्वायर है, कुछ भी ऐसी है, लेंथ है लेंथ इनटू लेंथ स्क्वायर. तो ये कुछ ऐसा हो गया लेंथ प्लस एरिया, क्योंकि एरिया की क्या है मीटर स्क्वायर या लेंथ स्क्वायर, और इसकी क्या लेंथ, ये क्या ऐड हो सकता है. एरिया और लेंथ क्या सेम फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है, नहीं. तो आपकी ये पावर भी सेम ही होनी चाहिए तभी ये दोनों ऐड हो पाएंगी. तो इसकी पावर भी आप क्या मान के चलेंगे, मास अगर ये है तो ये भी मास ही रहेगा, और वो भी किस डायमेंशन के साथ, m रेज़ टू पावर 1. अब बात करते हैं x की. m आ गया हमारे पास, m की पावर 1. तो इन दोनों डायमेंशन को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास जो अल्टीमेटली आएगा वो भी क्या आएगा, कोई ना कोई मास ही निकल के आएगा. जैसे ये हो सकता है 5 किलो, ये हो सकता है 3 किलो. तो हमारे पास अल्टीमेटली मास कितना निकल के आया, 8 किलो. क्या 2 किलो के अंदर तो कोई चेंजेस नहीं आए हैं, या मास की तो जो पावर थी वो तभी भी सम करने के बाद भी कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी. तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है. तो मास की पावर 1 आ गई. एक्स की क्या होनी चाहिए, एल की पावर 1 और टी की पावर -2, यानी कि एक्स कितना होना चाहिए, ये किसको नोट करेगा, एक्सेलरेशन को. तो एक्स किसको नोट करेगा, एक्सेलरेशन को. तो एक्स की डायमेंशन क्या रहेगी, ये रहेगी.
तो इस तरीके से आप बता सकते हो x की डायमेंशन ये रहेगी, मास की इस m2 की डायमेंशन ये रहेगी। तो आप इस तरीके से ये पता कर सकते हो अगर आपको इस तरह की क्वांटिटी की वैल्यू पता है तो, ठीक है ना। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज को कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होगी उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, कुछ आप एडिशनल देख करके फॉर्मूले में आगे पीछे करके देखोगे कि क्या ये बात सही तरीके से सेट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये आप हेल्प ले सकते हो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी की किसी फॉर्मूले को चेक करने के लिए। हालांकि धीरे धीरे हमें फॉर्मूले बहुत से याद ही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक कॉन्सेप्ट के तौर पे हमें इसको देखना है। ओके, अब ये तो रही बात, ठीक है। क्या इसका कहीं प्रैक्टिकल यूज भी है? तो प्रैक्टिकल यूज के लिए मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ। हमारे पास लास्ट चैप्टर है इस बुक के अंदर वेव्स। वेव्स के पार्ट 2 के अंदर हमारे पास एक चीज आएगी कि कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बोलते हैं ऐसी कोई स्ट्रेच्ड आपने तार या रस्सी ली है जो यहाँ बंधी हुई है किसी चीज से, और आपने इसको ऐसे मोशन दिया तो इसके अंदर कुछ वेव्स बन गई, कुछ ऐसे ये वेव्स की फॉर्म में आपके पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है, इस रस्सी के पार्टिकल को ऊपर नीचे करती जा रही है वो एनर्जी जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज पूछी जाती है कि वेलोसिटी क्या रहेगी स्ट्रिंग में वेव की, वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। इसमें इस वेव की वेलोसिटी क्या रहेगी एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रेच स्ट्रिंग का मतलब क्या, आपने खींची हुई है ये बकायदा यहाँ से बांध करके। तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है, देखिए जितना आप ज्यादा इसको खींचोगे तो इसके अंदर एक क्वांटिटी डेवलप हो जाती है, एक टाइप का फोर्स या रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है जो खींचने की अपोजिशन करता है कि मैं खींचूंगा नहीं। तो उस फोर्स को क्या कहते हैं, टेंशन का फोर्स। ये टेंशन भी क्या है, एक फोर्स है, टेंशन फोर्स, ठीक है ना। पहली बात तो ये, और दूसरा डिपेंड करता है कि इसकी वेव की जो वेलोसिटी है, एक तो डिपेंड करेगी टेंशन कितना है इसके अंदर, दूसरा डिपेंड करती है कि ये कितनी भारी है, मतलब इसकी डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी पे डेंसिटी जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ही कम वेव की वेलोसिटी होगी इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसको एक नाम भी, चलो नाम में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करते। तो डेंसिटी की क्या है, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1 बाय डेंसिटी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको यहां से पता लग गया। तो अब मुद्दा ये आया डेंसिटी और आपका वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेंशन के, यानी कि फोर्स के। हम ऐसा मान लेते हैं फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंशन के फोर्स के, टेंशन फोर्स, ठीक है। ये बात आपको समझ में यहाँ पर आई। अब हमें क्या ड्राइव करना था, फॉर्मूला ड्राइव करना है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला रहेगा क्या। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स की डायमेंशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी की डायमेंशन। डेंसिटी क्या, मास, डेंसिटी क्या है, मास बाय लेंथ। ये आपका फॉर्मूला है लीनियर डेंसिटी का, मास बाय लेंथ। मास बाय लेंथ आपके पास डेंसिटी की और फोर्स। अब हमें पता करना है वेलोसिटी का। वेलोसिटी की इस तरफ यूनिट क्या है या डायमेंशन देखिए, वेलोसिटी कितनी है, मास कितना होता है 0, लेंथ की मीटर पर सेकंड होती है तो लेंथ की पावर 1, t की पावर -1, ये आ गई इसकी भी डायमेंशन। अब इस तरफ देखते हैं कि हमें ये इस तरफ भी यही डायमेंशन चाहिए बेसिकली। देखें तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है जहां आप इस डायमेंशन कंसिस्टेंसी का यूज करोगे। तो यहाँ पर बात आ गई फोर्स की। फोर्स की क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की क्या रहेगी, लेंथ की पावर 1, t की पावर -2, ये तो आ गई आपके पास ये। और डेंसिटी की डायमेंशन क्या है, मास इनटू लेंथ, बाय लेंथ थी तो लेंथ ऊपर चली जाएगी तो इनटू आ गया l⁻⁴ ये हमारे पास टोटल फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्या है कि इसको अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या आ गया, m से तो m कट गया, l² t⁻⁻², ये आ गया। और इस तरफ क्या है, l की पावर 1 है, t की पावर -1 है। तो इसके अंदर क्या चेंजेस किए जाए कि ये सेम इस दोनों तरफ क्वांटिटी आ जाए सेम की सेम। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं रूट ले लूं तो क्या मेरा काम बन सकता है। तो
बिल्कुल बन सकता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसका अगर अंडर रूट ले लूँ तो m तो है ही नहीं फील्ड में, इसका तो रूट का फर्क नहीं पड़ता, l की पावर 1 इंटू टी रेज टू पावर माइनस 1 की पावर 1/2 अगर मैं लिखूँ वैसे तो, ठीक है। तो ये बात समझ में। तो अगर मैं इस क्वांटिटी का अंडर रूट कर देता शुरुआत में तो मेरे पास ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही आ जाती। तो v क्या होगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट इस फोर्स ऑफ टेंशन को t से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो हम लोग अगले चैप्टर्स में सीखेंगे। t बाय डेंसिटी d को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको सिग्मा या रो से कर देते हैं, सिग्मा से कर देते हैं, सिग्मा t बाय सिग्मा। ये आपका क्या फार्मूला आ जाएगा, वेलोसिटी का फार्मूला। इसके लिए कांस्टेंट की अगर आवश्यकता हो तो हम 1 रख देंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, v बाय अंडर रूट टी बाय सिग्मा। ये हमारे पास फॉर्मूला है किसी भी वेव की वेलोसिटी पता करने का इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो उसको हमने कहां से पता किया, इसी डायमेंशनल फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, कहीं कहीं ये यूजफुल भी होगा लेकिन हर सिचुएशन में नहीं। तो उसी सिचुएशन जिन में ये यूजफुल नहीं होगा उनके बारे में बात करेंगे। प्लस आपके पास एक असाइनमेंट रहेगा जिसमें आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने, मैं देखता हूँ इसके अलावा कोई और टाइप भी इसमें बचा हो तो। हम लोग ऑलमोस्ट इससे जुड़े हुए करीबन सभी टाइप कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ ये यूज किया जा सकता है। एक फॉर्मूला ड्राइव भी कर सकता है, चेक भी कर सकता है फॉर्मूला ओके है या नहीं है। इसके अलावा फॉर्मूले इस तरीके से हम लोग इसका यूज करके फॉर्मूला सही है गलत है ये भी चीज पता कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग जरूर मिली होगी इसको। और आई होप कि अगर आपको कहीं भी इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर आप मेरे को नंबर के ऊपर भी टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं डिफिकल्टी आ रही है तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से आप करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।